exam tutor lectures. Today we are going to do part 5 of chapter 3 of class 11, classification of elements and periodicity in properties. हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल. क्या पीरियोडिसिटी रहती है प्रॉपर्टीज में जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में. आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी. डेफिनेशन देखें तो इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर है. किसका मेजर है? टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एक एलिमेंट एक न्यूट्रल एलिमेंट है, उसकी क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टू फॉर्म अ कैटाइन. बिकॉज कैटाइन कब बनता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कैटाइन बनता है. सो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एन कैटाइन वी कैन से वो होता है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी. और सिंपल टर्म्स में इसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. वी कैन से इट एज कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव. क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को. टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से. ठीक है, एक न्यूट्रल एटम है, आइसोलेटेड है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी यूज होगी. जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन. ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि क्या बनता है, पॉजिटिव आयन, जिसको कि हम कहते हैं कैटाइन. आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम एक्सप्रेस करते हैं एज किलो जूल्स पर मोल. ये इसका यूनिट है जिसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं. तो होता क्या है, रिएक्शन क्या है कि अगर कोई एलिमेंट है गैशियस, हमने कहा आइसोलेटेड गैशियस एटम में, तो दिस इज द आइसोलेटेड गैशियस एटम. हम एनर्जी लगाते हैं IE विच इज द आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. एंड उसके बाद क्या बनेगा? कैटायन, गैशियस आयन बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. IE से हमें डायरेक्टली ये पता लगता है कि कितना ईज है एक एटम को कैटाइन में बदल जाए, कितना इजीली ये पॉसिबल है. ठीक है, IE से हमें ये पता लगता है अगर बहुत ज़्यादा IE होगी तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है एक एटम को कैटाइन बनाने के लिए, और उससे ज़्यादा अगर IE होगी तो उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एटम को कैटाइन में कन्वर्ट करने के लिए. तो जितना कम IE है उतना ज़्यादा ईज है एक एटम को कैटाइन में बदलने के लिए. और सबसे कम IE होता है दैट इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. यानी जब ग्राउंड स्टेट में एक एलिमेंट होता है, एक एटम है, जैसे कि ये है द बिल्कुल ही ग्राउंड स्टेट में एक गैशियस एटम है जो कि हमने जिस तरह से यहाँ लिखा है. सो दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. जब एक ग्राउंड स्टेट में एक आपको एलिमेंट मिलता है गैशियस आइसोलेटेड एटम एंड IE1 हम इसमें लगाते हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? IE1. एंड IE1 लगाने से हमें क्या मिलेगा? गैशियस आयन. सो यहाँ पे एक बात नोट करें कि स्मॉलर दी IE, जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी है, जितना कम एनर्जी लगाना पड़ा, उतना ही ईजी होता है, ईजियर होता है एक न्यूट्रल एटम को to change into a positive ion. अब इसके बाद क्या होगा? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. अब आयन बन गया, अब और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है एक और जो लूजली बाउंड होगा, तो हमारे पास M पॉजिटिव आयन है. इसमें क्या लगेगा? अब IE2 विच इज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट इज फॉर्म? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 पॉजिटिव गैशियस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली सेकेंड के बाद थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी हो सकती है. थर्ड के लिए क्या होगा? इट विल बी M2 पॉजिटिव गैशियस आयन में से एक और एनर्जी लगा के, गैशियस आयन में से एनर्जी लगा के E3 यहाँ पे हो जाता है IE3, M3 पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हुआ है. एटम का स्ट्रक्चर देखा है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और हम इज्यूम करते हैं बाहर यहाँ पे डिफरेंट शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. कैसे कैटाइन बनता है? इलेक्ट्रॉन सपोज ये रिमूव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव आयन एक चार्ज आ गया,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जितने एक इलेक्ट्रॉन के बाद हर स्टेप पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा फिर निकलेगा, हर स्टेप में इट बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है, धीरे धीरे ये निकालना, ज्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है। हर स्टेप में IE जो है वो बढ़ता है, IE1 will be less than IE2 and IE3 will be more। तो हर स्टेप में क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहेगा, Isn't it? न्यूक्लियर चार्ज वही रह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब जो अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर चार्ज में क्या होगा, पहले न्यूक्लियर चार्ज अगर इतने सारे, टोटल कितने हैं ये 13 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था, अब एक निकल गया, अब उतना ही न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, और ज्यादा अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है न्यूक्लियस, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। रीजन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर रिमूवल के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो डिक्रीज हो जाते हैं, वाइल आपका न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम, वो उतना ही रहता है। सो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो और टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड ये डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव। सिमिलरली विद स्टेप आगे चल के IE3 आपको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू रिमूव, एंड सो ऑन, इट्स सो ऑन। आयनाइजेशन एंथैल्पी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं, देन वी विल सी अबाउट द वेरिएशन क्या रहता है, इसका क्या ट्रेंड रहता है इन अ ग्रुप और इन अ पीरियड। सो सबसे पहला फैक्टर जो है जिसपे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल डिपेंड करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज की अभी हमने बात की है, बिल्कुल सेम चीज है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मोर द न्यूक्लियर चार्ज, मोर टाइटली एक इलेक्ट्रॉन जो है इज बाइंडेड और बॉन्डेड इन एन एटम, ठीक है, उतना ज्यादा टाइटली न्यूक्लियस ने पकड़ रखा होगा विद एन अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि रिमूवल किसका होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो जितना ज्यादा लूजली बाउंड होगा उतना ज्यादा वो इजिली रिमूव हो जाएगा, एंड उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इंक्रीज होता है जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। सो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इतना ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा अपनी तरफ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सो अगर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, हमें उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर खींचने की, तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सो इन वेरी सिंपल वर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, आप समझ गए। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना टाइटली बाउंड होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को एक एटम से निकालने के लिए। सिमिलरली अब साइज ऑफ एटम क्या क्या है इसमें चक्कर, साइज देखिए, जितना छोटा साइज होगा एक एटम का, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर, उतना ही टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन, और लार्जर एटम जो होगा उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, ठीक है, दूर दूर होंगे, तो उसमें बॉन्डिंग कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस का ऑन दोज इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूजली बाउंड होंगे, किसमें, लार्ज एटम। तो लार्ज एटम के केस में आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो साइज ऑफ एटम इस तरह से वेरी करता है। क्या वेरी करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इट इंक्रीज, बढ़ती है, as the size of atom decreases। कह सकते हो ionization energy is inversely proportional to the size of
एटम। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, जितना बड़ा एटम उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, उतना लूजली बाउंड होगा एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये चीज याद कर लेना कि डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, तो अब एग्जाम होगा या कहीं पे भी आपको कॉन्सेप्ट लगाना है तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज पिक्चराइजेशन अगर आप डायरेक्टली इनवर्सली कर लें तो ज्यादा इजीली हमें लर्न होता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, या फिर हम इसे स्क्रीनिंग भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ये हमने डिटेल में कुछ लास्ट वीडियोस में किया था। एक न्यूक्लियस में डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, और जो आउटरमोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है। तो इनर शेल जो है, ये जैसे कि ये न्यूक्लियस है, दिस इज इनर शेल, दिस इज इनर शेल एंड दिस इज द वैलेंस शेल। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक तरह से स्क्रीन बनाते हैं, शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है वैलेंस शेल में। दैट इज वाई वैलेंस शेल जो है वो फिर लूजली बाउंड होता है और आप उसे इजिली रिमूव कर सकते हैं। इसी बात से हम समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर शेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ कम इजिली अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। अब अगर इलेक्ट्रॉन को कम इजीली अट्रैक्ट कर पाया, टाइटली हेल्ड नहीं है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर टाइटली हेल्ड नहीं है बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये इजीली हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थोड़ी सी एनर्जी लगाने पे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये बचाते हैं इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ और टाइटली हेल्ड होने से, और जिसकी वजह से कम आयनाइजेशन एनर्जी लगा के ही ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज ऑफ द पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसमें क्या है, हम देखते हैं कि एस शेल से है कि पी से है कि डी से है कि एफ से है। ठीक है, तो S जो है मोर सिमेट्रिकल है, इट इज नियर टू द न्यूक्लियस, पेनिट्रेशन, S पेनिट्रेट्स नियर द न्यूक्लियस। तो ये टाइटली हेल्ड होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, S ऑर्बिटल। तो टाइटली हेल्ड होने की वजह से इसमें आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। देन द p ऑर्बिटल, एंड उससे दूर कौन से होते हैं, D। तो D में आयनाइजेशन एनर्जी और कम होगी, एंड देन F जो कि और दूर होते हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये डिक्रीज हो रही है एज वी आर मूविंग फ्रॉम द S ऑर्बिटल टू द F ऑर्बिटल। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या इफेक्ट रहता है, इसमें क्या है, एटम फुल्ली फिल्ड है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हाफ फिल्ड है। फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं एक एटम में। अगर फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड है वो उतने ज्यादा स्टेबल हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। उतने ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उनका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, हायर होगा देन द एक्सपेक्टेड जो नॉर्मल पोजीशन रहती है पीरियोडिक टेबल में। तो वी हैव डिस्कस्ड इट, हाईली स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द कंप्लीट वैलेंस शेल। इसकी वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपैरेटिव जिसमें स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती। तो एग्जाम्पल के तौर में क्या है, हीलियम है। ठीक है, हीलियम स्टेबल होता है, नोबल गैस है। देन नियॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है एज कंपैरिजन टू द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो। इफ यू हैव नॉट लाइक द वीडियो तो लाइक करिए वीडियो को, इट हेल्प्स अस अ लॉट। वीडियो कितना दिखता है यूट्यूब सर्च में, इट इफेक्ट्स दैट। तो आप लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिया हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। इससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी। एंड कमेंट करके अपने व्यूज या कोई डाउट है वो हमें जरूर बताइए। सो लाइक जरूर करिए वीडियो को। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेरिएशन क्या रहता है अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि हमने एटॉमिक साइज अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक रेडियस का हमारा लास्ट वीडियो था, जो अगर
अगर आपने नहीं देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर काफ़ी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती हैं, तो वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट जो है क्लास 11 की, जो अभी तक वीडियोस अपलोड हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अपलोड हो रहे हैं, उनके लिंक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड। सो अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, एटॉमिक साइज ये डिक्रीज होता है। एंड अभी हमने न्यूक्लियर चार्ज की बात पढ़ी है कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इट इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इट विल ऑल्सो इंक्रीज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो टाइटली हेल्ड होंगे। ठीक है, दे विल बी हेल्ड मोर एंड मोर टाइटली, और आयनाइजेशन एंथैल्पी IE जो है वो इंक्रीज होगी अक्रॉस अ पीरियड। सो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इंक्रीज। ठीक है, रीजन किससे हमने एक्सप्लेन किया, एटॉमिक साइज से, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड हैं बाय द न्यूक्लियस। We can see in this graph it is generally increasing, except कुछ anomalies हैं, जैसे आप देख सकते हो बेरिलियम और बोरॉन में यहाँ पे एक डिप आया है। देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में भी डिप आया है, उसका एक रीजन है। ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज लिखी है, आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है, एंड इट इज इन किलो जूल्स मोल इनवर्स। आयनाइजेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा IH इस फॉर्म में, एंड इट्स रिटन हियर। आप देख सकते हो बेरिलियम की 899 किलो जूल्स मोल इनवर्स है, वेयरएज बोरॉन की कम हो जाती है 801, जबकि ट्रेंड जो है इट शुड इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड। सिमिलरली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में भी ये हुआ है। सो रीजन क्या रहता है इस डिप का? सो ये दो डिप्स जो रही हैं उसमें हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेरिलियम के केस में इट इज 4 and 5 है इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस केस में क्या है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। वेयर एज बोरॉन जो कि 5 है, इसमें भी क्या होगा, 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 5 है तो 1 more electron will enter the p orbital, that is the 2p orbital. 1 electron enters here. अब इनर मोस्ट, अभी हमने इफेक्ट पढ़ा शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं तो वो शील्ड कर देते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियर चार्ज से आउटर इलेक्ट्रॉन को बचा देते हैं। तो यहाँ पे इनर शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चाहे वो 1s है 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये शील्ड कर देंगे इस इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम दी न्यूक्लियर चार्ज, जो अंदर न्यूक्लियस है उससे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, और ये लूजली बाउंड होगा, टाइटली बाउंड नहीं होगा, अट्रैक्टिव फोर्स इस पे कम लगेगा और इसको इजिली रिमूव किया जा सकता है। तो दैट इज वाई अगर इजिली रिमूव किया जा सकता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दैट इज वाई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जो 5th इलेक्ट्रॉन है, वो 2p में एंटर हुआ था। तो इस तरह होता है। देन अगेन आप देखोगे इसके बाद इंक्रीज हो रहा है टिल नाइट्रोजन। ठीक है, बोरॉन से कार्बन इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज। अब इसके बाद और इलेक्ट्रॉन कार्बन में यहाँ ऐड होंगे, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे, उनके ऊपर कम शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को तो नहीं बचा सकते न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, एक को तो उन्होंने अच्छे से बचा लिया। तो दैट इज वाई शील्डिंग इफेक्ट जो है मोर इलेक्ट्रॉन पे, जैसे जैसे हम बोरॉन से कार्बन से नाइट्रोजन जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होता रहेगा। अब यही चीज क्या होती है
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में भी आती है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, इनका Z है, नाइट्रोजन इज 7 एंड ऑक्सीजन इज 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2p में एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब तो यहाँ पे इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 2s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p के केस में 1 इलेक्ट्रॉन इसी तरह हाफ फिल होके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2p में सेम आ गया। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन के केस में। उसका रीजन था कि अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके बाद आया था वो सेम ही ऑर्बिटल में एंटर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके बीच में रिपल्शंस हुई। दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड हो गए और उनको इजीली रिमूव किया जा सका। ये एनॉमलीज हैं, दीज आर द एनॉमलीज इन केस अक्रॉस अ पीरियड, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एनॉमलीज ऐसा क्यों हो रहा है, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो MCQs में भी पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं, एंड एज वेल एज जो थ्योरेटिकल एग्जाम हो, जो भी रिटन एग्जाम आप दोगे उनमें एनॉमलीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनॉमलीज क्या हुई, जो ट्रेंड चलता है उससे हटके क्या ट्रेंड है, और सो रीजन यही है ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, बिकॉज सिमिलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया था और रिपल्शन हो रही थी। तो इस केस में क्या हुआ, जो रिपल्शन फैक्टर है, देन द न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। अब सिमिलरली ट्रेंड सेम रहता है ऑक्सीजन टू नियॉन। नियॉन के केस में आप देखोगे काफी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, एक स्टेबल ऑर्बिटल होता है, कंप्लीटली फिल्ड है, अंदर के ऑर्बिटल्स भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो बहुत एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 18 में, इनमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है, बिल्कुल पीक पे होती है, दैट इज व्हाई दे आर वेरी लेस इफेक्टिव, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट। इसी तरह हम 1 to 60 एलिमेंट्स की अगर आयनाइजेशन आप देख सकते हो, काफी सारी एनॉमलीज आती है और उनके रीजंस यही हैं। जनरली जो ट्रेंड रहता है उसमें जो मेटल्स होते हैं they have a tendency to lose electron, इनकी ionization energy कम होती है, ठीक है, तो they have a low ionization energy as compared to the non-metals. Similarly metalloids जिनका behavior between the metals and non-metals होता है, इनका ionization का भी trend यही रहता है, it is between the metals and non-metals. इनकी ionization energy जो होती है वो metals and नॉन मेटल्स के बीच में होती है। इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लो है मेटल्स की, तो ये कैटायन बना लेते हैं, इजीली कैटायन बनाते हैं, एंड नॉन मेटल्स जो हैं इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, एनायन बनाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे। एंड हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड का क्या डिफरेंस होता है, पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है, देन जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं यानी कि जो स्टेबल होते हैं। So it was about the across the period. Now what happens down a group? जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, as we move down न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, Z is the nuclear charge whereas the Z star जो है this is the effective nuclear charge। हमने इसकी डिस्कशन लास्ट वीडियो में किया था। ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। ये रीजन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, वेरस जो एटॉमिक साइज वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एक एक मोर शेल, 1 more शेल हर स्टेप में इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं जो कि शील्ड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियस।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स का एंड जो न्यूक्लियस का वो डिक्रीज हो जाता है। ये साइज बढ़ने की वजह से बिकॉज ऑफ दीज रीजन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में और जो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाता है एंड ये लूजली बाउंड हो जाते हैं एंड देयर इज अ टेंडेंसी कि इसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। हेंस जैसे जैसे हम डाउन अ ग्रुप जाएंगे IE क्या करेगा, साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन अ ग्रुप, IE जो होगा वो डिक्रीज होगा बिकॉज आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड नहीं होते, लूजली बाउंड होते हैं ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। तो आप देख सकते हैं ये एल्कली मेटल्स की बात हो रही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ग्रुप 1 की एल्कली मेटल्स का ये ग्राफ दिखाया है दैट यू कैन सी हियर। तो इट इज डिक्रीजिंग, किलो जूल्स मोल इनवर्स में है, हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को, डेल्टा H, H इज फॉर एंथैल्पी, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इट्स डिक्रीजिंग। So here comes a question that the first ionization energy or ionization enthalpy, that is delta IH, values for the third period कौन सा है चेक करिए इसको अपनी बुक्स में। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में है सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रिस्पेक्टिवली क्या है, they are 496, 737 and 786 kilojoules mole inverse. You have to predict whether the first delta IH value for aluminium will be more close to 575 or 760 kilojoules mole inverse. So you have to discuss it and write it down your answers in the comment section कि exactly क्या होगी value for the aluminium. That's all for this periodic trend of ionization enthalpy. Next video में हम electron gain enthalpy की बात करेंगे एंड वीडियो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अपने व्यूज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।